नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में कि मैं विवेक और मेरे दोस्त विकास जी, हम दोनों मिलकर के एक ग्रुप बैच लेके आएंगे जिसमें आप आंसर राइटिंग करोगे और हम उसको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है ना। उस बैच से जुड़ना। तो जब शुरुआत नहीं हो रही है, नई शुरुआत, मैं काफ़ी वीडियो GS 5 से संबंधित पहले डाल चुका हूँ, है ना। तो जब शुरुआत नहीं हो रही है तो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं शुरू से ही सारी चीज़ें करूँ। जो वीडियो मैंने इस पर नहीं बनाए तो मैं वीडियो बनाऊँ स्टार्टिंग से, कि कोई भी बच्चा, कोई भी अपना भाई, कोई भी अपनी बहन जो हमसे जुड़ी हुई है, वो अगर आंसर राइटिंग करती हैं तो बेसिक क्या है उसका बेसिक समझना ज़रूरी है। ठीक है ना। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप इसको पूरा सुनना, पूरा देखना, फिर मैं बताता हूँ ये इम्पोर्टेंट क्यों होगा आपके लिए। और ये एक मैं सीरीज के तौर पे लाऊंगा, लगभग 4 से 5 वीडियो इसी टॉपिक पे लेके आऊँगा जो मैं आपको बताऊँगा अभी आगे। बस आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें कि इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ। आंसर राइटिंग की परतें खोल दी जाएंगी कि आंसर राइटिंग को किस तरीके से लिखा जाएगा। जो क्वेश्चन मार्क रहते हैं पीछे, स्पष्ट करो, विवेचना करो, परीक्षण करो, समीक्षा करो, सारे शब्दों को खोला जाएगा कि किस तरीके से लिखना शुरू होगा, प्रश्न कैसे डिकोड किए जाएंगे, आंसर कैसे डिकोड किए जाएंगे। इन सब चीज़ों की हम जिक्र करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं परीक्षा पैटर्न के साथ। आप सब तैयारी कर रहे हो, उम्मीद है जब आप हमसे सब जुड़े हो तो आपका ये एक सपना है कि UPPSC का पेपर क्रैक किया जाए, SDM DSP डेप्यूटी जेलर जो भी है वो सब बना जाए। तो शुरू में क्या है कि आप इसमें एंट्री कैसे करोगे, क्योंकि हर परीक्षा के मानदंड होते हैं। तो वो मानदंड मैं तो ये मान के चलता हूँ, आपको पता है, लेकिन फिर भी काफ़ी बिगनर लोग होते हैं, स्टार्टिंग में वीडियो देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कहाँ सर्च करें कि कैसे क्या होता है। तो चलो हम ये मान के चलते हैं कि हम शुरू से ही बनाते हैं सब कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। UPPSC PCS परीक्षा पैटर्न 2024। ठीक है ना। अब आप इसको देखिए, चरण डाले हैं मैंने इधर। परीक्षा की प्रकृति क्या है, कौन सा विषय है, कितने अंक का है, टाइम कितना लगता है। तो इसके 3 चरण हैं। 3 चरण कौन कौन से हैं। प्रारंभिक चरण आपको क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है ना। प्रारंभिक चरण क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन इसके नंबर ऐड नहीं होते मेंस में, मतलब जो फाइनली कट ऑफ होती है इसके नंबर ऐड नहीं होते, पर क्वालिफाई करना पड़ता है। मुख्य परीक्षा नाम से ही लग रही है मुख्य है, तो हाँ जी ये मुख्य है भाई साहब, ये चीप है एकदम। ओके, उसके बाद साक्षात्कार। तो मुख्य परीक्षा के अंक और साक्षात्कार के अंक जुड़ करके टोटल 1600 नंबर के अंक होते हैं। ठीक है, यहीं से आपकी कट ऑफ जारी होती है, उसी से रैंक निर्धारित हो जाती है। चलो थोड़ा सा गहराई में देख लेते हैं फिर। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है, मतलब MCQ बेस्ड। 4 ऑप्शन आएंगे, आपको एक क्लिक करना है, वो लगाना होता है। और उसके 2 पेपर रहते हैं, GS 1 और GS 2, जिसको बोलते हैं सी सेट। GS नहीं है, वो सी सेट है, जिसमें रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब रहता है ना। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसकी जो है कट ऑफ जारी होती है ना। जितने स्टूडेंट सीटें रहती हैं उस हिसाब से कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है। दोनों ही पेपर 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। और टाइम होता है 2 घंटे दोनों पेपरों के लिए। तो ये तो हो गया आपका प्रारंभिक परीक्षा। और ये इसलिए की जाती है कि इसमें से नॉन सीरियस कैंडिडेट बाहर हो जाएं और सीरियस कैंडिडेट इधर एंट्री मारें फिर यहाँ मेंस वाले में। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको। तो अब ये मेंस वाले पोर्टल में, ये वाले पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एंट्री मारें तो ये वाला, यहाँ से नॉन सीरियस कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, सीरियस कैंडिडेट इधर आते हैं। ये वाला जो शब्द है ना मेरा कि नॉन सीरियस और सीरियस, भाई मेरे साथ कितने दोस्त हैं कि जो है खूब सीरियस हैं, लेकिन PT की कट ऑफ कभी कभी बहुत हाई चली जाती है, पता ही नहीं चलता, खूब मेंस की तैयारी करके बैठे हैं। लेकिन फिर भी ये एक दायरा है जिससे कि अब मेंस में आएंगे बच्चे। ठीक है, अब मेंस में जैसे एंट्री होगी तो उसको आप समझिए। ये पेपर जो ऑब्जेक्टिव रहता है और मेंस रहता है आपका सब्जेक्टिव पेपर, लिखित पेपर जिसे बोलते हैं, क्योंकि उसमें लिखना होता है इसलिए लिखित है। और वर्णनात्मक मतलब सब्जेक्टिव है। एक ही क्वेश्चन को
जितने भी लोग लिखेंगे, जब ज़्यादातर सब अपना अपना मत से अलग अलग तरीके से लिखते हैं, अलग अलग पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत कुछ होता है हमारे पास और समय लिमिटेड होता है, तो उसमें सबके टॉप पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं कुछ कॉमन पॉइंटों के साथ, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव पेपर रहता है। अब थोड़ा सा और गहराई में सुनिए आप, ठीक है। जब पेपर देने आप जाओगे, पीटी निकल जाएगा और मेन परीक्षा की लिए आप पहुंचोगे सेंटर, तो पहले दिन किसका पेपर होता है? सामान्य हिंदी का और निबंध का। पहला पेपर मॉर्निंग में सामान्य हिंदी का रहेगा, 150 नंबर का रहता है। सेकंड शिफ्ट में 150 नंबर का दूसरा पेपर। दोनों के लिए मिलेंगे 3-3 घंटे। और पहला दिन आपको लगेगा इजी, आप मज़े में रहते हो उस समय। क्यों? क्योंकि सामान्य हिंदी में 3 घंटे बहुत तुम्हें लगेंगे और निबंध में भी आपको 3 घंटे काफ़ी लगेंगे, सफिशिएंट लगेंगे काफ़ी। तो इसलिए आपका हाथ उतना तेज़ दर्द नहीं करेगा और मस्त रहोगे आप। अब आइए, कहानी यहाँ से शुरू होगी। फिर डे 2 आएगा, GS1 का पेपर होगा, GS2 का पेपर होगा। मॉर्निंग शिफ्ट में GS1 और सेकंड शिफ्ट में GS2। इनके मार्क्स रहते हैं 200 और 200, समय वही 3 घंटे रहेगा। अगले दिन फिर D3 मतलब डे 3, GS3 और GS4, 200 नंबर 200 नंबर, समय वही, ठीक। अब आ गया डे 4, जिसमें GS5 और GS6 जो यूपी स्पेशल के पेपर इस बार ऐड किए थे। पहले जो हुआ करता था वो ऑप्शनल पेपर रहते थे, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस था। तो डे 4 ये भी 200, ये भी 200 और नंबर वो समय कितना? 3 घंटे, ठीक है। इस तरीके से मुख्य परीक्षा का जो टोटल रहता है वो 1500 रहता है कुल टोटल। 300 नंबर डे 1 वाले, बाकी डे 2, डे 3 और डे 4 ये तुम्हारे 1200 नंबर के बैठ जाते हैं, ठीक है। और होता ये है कि आपको लगता होगा जब मुख्य परीक्षा में आप जाते हो ये कि आप तैयारी कर लोगे, सारा खेल आंसर राइटिंग का है। और हम आंसर राइटिंग से ही संबंधित ये वीडियो आपको इसलिए बता रहे हैं। इसमें आपको छुट्टी भी नहीं मिलती, लास्ट टाइम एक भी छुट्टी नहीं दी थी। ऑप्शनल वाला जब पेपर रहता था तो 1 या 2 दिन की छुट्टी मिल जाती थी। इस वाले पेपर में तो आदमी 3 दिन देने के बाद तो ये 2 दिन का प्रेशर रहता था, 1 दिन का प्रेशर वैसे भी नहीं रहता था। यहाँ का प्रेशर रिलीज हो जाता था ऑफ होने की वजह से। अब तो 4 दिन आपको लगातार देना है, हो जाता है ऐसा, ठीक है ना। चलिए, और जब ये क्वालिफाई होगा तो उसके बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और साक्षात्कार तो मौखिक ही होगा, ठीक है ना। और वो 100 नंबर का रहता है। टोटल नंबर हो जाते हैं आपके 1600। कितने? 1600। और ये आपको पैटर्न बता दिया मैंने, परीक्षा का पैटर्न कैसा है। ये पैटर्न देख लिया हमने, विषय भी देख लिया, अंक भी देख लिए, समय देख लीजिए। 1600 नंबर का पेपर है और सारी तैयारी तो इसी की हो रही है। और हमारा फोकस किस पे था? हमारा फोकस था उत्तर लेखन का महत्व। हमारा फोकस है आंसर राइटिंग पर, क्योंकि सारा खेल उसी का है। 1500 नंबर की आंसर राइटिंग है, वो तुम्हें करनी है। और वो बगैर तैयारी के नहीं आएगी, वो बगैर प्रैक्टिस के नहीं आएगी। वो कौन सा एक डायलॉग मारते हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो वो वाला पूरा डायलॉग है कि आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि इसका महत्व क्यों है? क्योंकि ये 1600 नंबर का है भाई मेरे, सॉरी, क्योंकि ये टोटल 1600 मार्क्स हैं। लेकिन उसमें से ये लेखन का महत्व क्यों है? क्योंकि ये टोटल में से पेपर टोटल मार्क्स 1600 का है, जिसमें से कट ऑफ जारी होती है। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर कितने का है आपका? 1500 मार्क्स का। तो है कि ना इम्पोर्टेंट? जिसमें से और क्यों महत्वपूर्ण है ये उत्तर लेखन आपके लिए? जब आप एस्से का पेपर लोगे तो उसमें 3 एस्से आपको लिखने होते हैं, 700 वर्ड के होते हैं। 3 घंटे में आपको 2100 शब्द लिखने होते हैं, ठीक है। प्रत्येक जीएस पेपर का स्कोर अगर देख लें तो 10 क्वेश्चन शॉर्ट रहते हैं, 125 वर्ड रहता है। 10 क्वेश्चन लॉन्ग रहते हैं, 200 शब्द रहते हैं। तो 1250 और 2000, 3250 शब्द आपको 3 घंटे में लिखने होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ की तो स्ट्रेटेजी बनाना आपकी प्रैक्टिस पे मायने करेगा कि आप कैसे बेहतरीन कंटेंट के साथ, है ना, बेहतरीन फ्लो चार्ट डायग्रामों के साथ अपनी प्रस्तुतिकरण दे सकते हो। और वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर लेखन का महत्व हमने बता दिया, क्योंकि कितने शब्द लिखने हैं उसमें, इस वजह से आपको तैयारी ज़रूरी है। ये कुछ ऐसा ही है भैया कि अगर हम कहेंगे कि सूर्य कुमार यादव जी हमारे क्रिकेट में अगर IPL वगैरह देखते हुए T20 मैच वगैरह, तो वो 360 बोले जाते हैं। क्या वो शुरू से 360 थे? नहीं भाई, उन्होंने तैयारी करी थी चारों तरफ शॉट मारने की, इसलिए वो T20 में नंबर 1 बल्लेबाज हैं। तो ऐसे ही अगर, तो तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। उत्तर लेखन शुरू करने से पहले क्या तैयारी करें?
जैसे कि हमने बताया ग्रुप बैच हम 23 से स्टार्ट करेंगे, तो जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे तो एक कसम में तो है ना कि कैसे लिखा जाएगा, तो उसकी तैयारी मैं बता रहा हूँ आपको, अभी समय है। तो आप उत्तर लेखन शुरू करने से पहले आप क्या तैयारी कर सकते हैं, पहले तैयारी क्या करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब ट्रैक पे दौड़ना है, तुमको रनिंग करनी है, तो बंदोबस्त तो करना पड़ेगा कि शूज़ वगैरह पहनने हैं, ट्रैक वगैरह के बारे में जानकारी है कि नहीं है, कैसा ट्रैक है ये है। वो एक होता है स्टेपल चेज बोलते हैं कि पानी वाला है कि हमें प्लेन मैदान पे दौड़ना है या फिर पहाड़ों पे जाना है, तो उसी हिसाब से तो तैयारी करते हो आप। और जब आपको मालूम है कि तुम्हें यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और एसडीएम डीएसपी बनने के सपने पाले हुए हैं, तो सबसे पहले इस लड़ाई की शुरुआत होती है हमारे सिलेबस से। पाठ्यक्रम को समझें, जानें सिलेबस को, कि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, ठीक है, कि आप, और क्यों हो, क्योंकि ये मार्गदर्शक साबित होता है, ये आपको रास्ता बताएगा, आपको जाना किधर है और कैसे जाना है ये बता देगा, आपको एक अंदाज़ा बता देगा। ये कुछ ऐसा ही है, रेस्टोरेंट में गए खाना खाने और मेन्यू होता है, उसमें देखते हैं क्या क्या खाना है, भाई चेक करके देख लो। तो पाठ्यक्रम आपको बताएगा कि इसमें है क्या, आखिर हमको कैसे गुजरना है, तो ये मार्गदर्शक साबित होती है। जो भी सिलेबस आप पढ़ रहे हो उस सिलेबस को एक माइंड मैप के तौर पे तैयार कर लें। और क्यों माइंड मैप के तौर पे तैयार कर लें, क्योंकि उसके स्टैटिक पक्ष को जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हमें करंट से जोड़ना होता है। क्वेश्चन हमेशा मैक्सिमम चांस ये रहते हैं कि जब हम कहते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत आए, करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत आए, भाई वो स्टैटिक पोर्शन में थे, जब वो चर्चा में आए इधर तो वो जुड़ करके क्वेश्चन आ गया। तो जब भी स्टैटिक पक्ष हो उसको करंट पक्ष के जोड़ करके पढ़ें, ठीक है। बाद में जब ये तीनों चीज़ें बता दी तो हम एक बार में इरिटेट ना हुए, हम कह रहे यार एक काम करो, तुम सारी बातें छोड़ो, सिलेबस ही रट डालो ना। इतना इम्पोर्टेंट है सिलेबस? हाँ जी भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबसे पहले सिलेबस रट मारो, चाहे हिंदी का हो, ऐसे का हो, किससे पूछेगा, बाकी जीएस 6 तक सिलेबस रट मारो। बोल दिया ना, एक ही बात में बोल दिया कि सिलेबस रट मारो भाई आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपने सिलेबस रट लिया, आपने देख लिया, आपने अपना मार्गदर्शक ढूंढ लिया कि कौन आपको रास्ता बताएगा, ढूंढ लिया ना। चलिए फिर एक और दोस्त आपको हम हाथ में देते हैं। अभी आपने आंसर राइटिंग नहीं करी है, अभी आप शुरू नहीं कर रहे हो, अभी तैयारी चल रही है तुम्हारी। आप पहले सिलेबस देख चुके हो, सिलेबस के देखने के बाद आपको दूसरा एक हथियार सौंपा गया है, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को ध्यान से पढ़ें। कभी गेम वेम खेला ना, गेम खेलते हुए एक एक हथियार मिलते जाते हैं हमें, कभी कवच मिल गया, कभी बूस्टर डोज मिल गई। तो अभी तो हम दौड़े भी नहीं हैं, अभी हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा पहले सिलेबस देख लिया, सिलेबस को रट लिया, सही से देख लिया उसको। अब दूसरा पॉइंट हम बताने जा रहे हैं आपको कि दूसरे पॉइंट पर आपको क्या करना है। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को ध्यान से पढ़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को आप तो पढ़ना ही हो, बाकी हम तो कराएंगे ही आपको, ठीक है। तो परीक्षा के मानक और दायरे जानने में मदद मिलेगी। इससे क्या मदद मिलेगी आपको जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे? इससे परीक्षा के मानक और दायरा जानने में मदद मिलती है। मिलेगी कि नहीं भाई? वो कहते हैं ना कि दूसरों को तैरते हुए सीख लो या डूब के ही मरोगे उसमें, कि तुम पेपर दोगे मेंस का तो खुद ही देख के आओगे कि हाँ पहले हम खुद ही देख लेंगे। तो देख लो ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो आप, उससे पता करो कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। इससे परीक्षा के मानक और दायरे जानने में मदद मिलती है, ठीक है ना। आपको पता चलेगा प्रश्नों के प्रकार कैसे हैं, भाषा कैसी है, रूपरेखा के बारे में पता चलेगा। और फिर एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता चलेगी, क्योंकि सिलेबस आप देख चुके। अब सिलेबस जैसे कि कल मैंने बताया था, है ना, जैसे यूपी स्पेशल 5 का मैंने सिलेबस बताया था, उसे 5 टॉपिकों में बांट दिया था मैंने, है ना। जैसे इतिहास वाला टॉपिक था अपना, उधर रखा पहले पॉइंट में, दूसरे में मैंने राज्यव्यवस्था प्रणाली रख लिया था, इंटरनल सिक्योरिटी रख लिया था, समाज रख लिया था, और चार्ट में समसामयिक जो है पर्यटन वगैरह रख लिया था। अब मैं कहूँ कि इतिहास में कंटेंट तो सिलेबस तो सेम ही है, और उस सिलेबस में से हर साल नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आंसर तो उनका वही लिखा जाएगा, उसी कंटेंट के साथ लिखा जाएगा कि नहीं। तो इससे क्या हेल्प होगी, सेम कंटेंट के साथ प्रश्न पूछने के तरीके में अंतर ढूंढ पाओगे आप। आपको पता चलेगा कि यार कंटेंट तो सेम था, इन्होंने क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे हैं, तो ये पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को ध्यान से पढ़ने के बाद पता चलेगा, ठीक है। चलो जी, एक हथियार आपको मिल चुका, दूसरा भी मिल गया। अब अगला काम आपका क्या है? आपने सिलेबस भी पढ़ लिया, रट लिया, सही से मालूम कर लिया, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऊपर देख लिए, ढंग से देख लिए, आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन कैसे और कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा?
अब होगा विषय संबंधी ज्ञान बढ़ाएं। क्या होगा? विषय से संबंधी ज्ञान। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप समाज पढ़ रहे हो, सोसाइटी, आप राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, अब जितने भी सब्जेक्ट हैं उससे संबंधित ज्ञान को बढ़ाएं। और उस ज्ञान को तुम कैसे बढ़ा सकते हो? उस ज्ञान को आप बढ़ा सकते हो मानक और संदर्भ पुस्तकों को पढ़ करके। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जब हम कहते हैं पॉलिटी पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़ लो। मॉडर्न इंडिया पढ़नी है आपको, वो स्पेक्ट्रम पढ़ लो। ऐसे बोलते हैं ना। इकोनॉमी पढ़ रही है, रमेश सिंह पढ़ लो। आर्ट एंड कल्चर पढ़नी है आपको, तो नितिन सिंघानिया पढ़ लो। इस टाइप से ये मॉडर्न बुक्स हैं। और कुछ रेफरेंस बुक होती हैं, तो रेफरेंस बुक तक तो क्या ही जाओगे, स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ लो। NCERT बुक्स होती हैं, कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं आपके। ये विषय संबंधी ज्ञान है। और जब आप विषय को पढ़ोगे तो विषय में निहित जो वर्तमान घटनाएं होती हैं उससे संबंधित टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है आपको, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था सिलेबस रटना है, उसके बाद मैंने कहा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और स्टैटिक पोर्शन जो होता है उसको हम करंट से जोड़ करके ही पढ़ें तो बेहतर है। तो उसमें देखें कि कौन से मुद्दे वर्तमान में ज्वलंत हैं, तो उसको और ज़्यादा गहराई से पढ़ लें। यही है आपका विषय संबंधी ज्ञान बढ़ाएं। 3 पॉइंट आपके तैयार हो चुके हैं बॉस, है ना। सिलेबस आपने देख लिया, पिछले वर्ष के पेपर आपने देख लिए, विषय संबंधी ज्ञान नॉलेज इतनी है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि अब तुम तैयार हो चुके हो भाई, दौड़ लगा दो। अब तो तुम तैयार हो पूरी तरह से, घुटने टेक दिए, बंदूक की गोली चलना बाकी है, जिससे तुरंत रेस शुरू होगी। अब होगा उत्तर लेखन शुरू। इसलिए प्रासंगिक विषयों का जब बुनियादी ज्ञान प्राप्त हो जाए आपको, तो उत्तर लेखन शुरू कर दें आप। जब लगे कि थोड़ा थोड़ा हमें पता चल गया, जानकारी होगी, अब प्रैक्टिस करते करते हम सीख जाएंगे। क्यों? तो ये 3 चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं कुछ दिनों में, है ना। जैसे कि आज 13 तारीख हो गई और हम 23 तारीख से स्टार्ट करेंगे, तो 8-10 दिन जो भी हैं आप इन तीनों चीज़ों पे ध्यान दें। आप सिलेबस पे ध्यान दें, और आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दें। आप विषय संबंधी जो ज्ञान है उसको बढ़ाने पे ध्यान दें, है ना। जैसे अभी GS 5 पे हम काम करेंगे, उसके बाद GS 6 पे करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में मैं इस वीडियो को इस कोट के साथ समाप्त करूँगा। ऐसी प्रैक्टिस करें जैसे कभी जीते नहीं, और ऐसे खेलें जैसे आप कभी हारे नहीं। मतलब ये है, हम तुम्हारे साथ हैं, आप हमारे साथ हो जाओ। हम मिल कर के इस बार यार सक्सेस हासिल करेंगे। UPPSC का पेपर फोड़ेंगे, रखे फोड़ेंगे और ढंग से। और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। ऐसी प्रैक्टिस करेंगे जैसे हम कभी जीते नहीं, और जीतने की भूख है हमारे अंदर। और जब मैन खेल होगा हमारा, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। जैसे IPL वगैरह देख रहे हो, मैच वगैरह देख रहे हो, तो नेट पे प्रैक्टिस करने की आदत। जैसे विराट कोहली अगर महान बल्लेबाज है, कैसे महान बल्लेबाज है भाई, वो अपनी प्रैक्टिस कभी मिस नहीं करता। सचिन तेंदुलकर महान बन पाए थे कैसे? क्योंकि वो कभी प्रैक्टिस मिस नहीं करते थे अपनी। तो ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि जो मैच खेला जाएगा हमारा, तब ऐसा खेलेंगे जैसे कभी हम हारे ही नहीं। इस डायलॉग। दूसरा, अभ्यास से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास पैदा होता है, और आत्मविश्वास आपको सशक्त बनाता है। और जब आप सशक्त बनते हो तो सफल भी बन जाते हो, है कि नहीं। जब आप सशक्त बनते हो तो सफल भी बन जाते हो। ठीक, तो जुड़िए हमारे साथ, आप ध्रुव बैच में जुड़िए। मैंने यूट्यूब पे थंबनेल पे वैसे लगाया भी है। हाँ, लेकिन एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया आपको, वीडियो बनाया था। चलिए कुछ दिखाते हैं आपको। ये है IAS सृष्टि जयंत देशमुख। और इनकी एक बुक है द आंसर राइटिंग मैनुअल। और आपको ये जो पॉइंट मैंने निकाल के दिए हैं, और आगे आने वाली ये शक्तिमान सीरीज में जो मैं बोल रहा हूँ कि शक्तिमान सीरीज, शक्तिमान क्यों है ये? क्योंकि आंसर राइटिंग का शक्तिमान ये तुम्हें बना देगी। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बचपन में हमने बहुत देखा था। आई थिंक, मुझे लगता है आपने भी देखा होगा। शक्तिमान आया करता था। तो ये इन मैम की बुक है। अगर आपको खुद से पढ़नी है तो आप खुद से भी ले सकते हो, लेकिन नहीं पढ़नी है तो इसकी जो मैन क्रक्स वाली चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो मैं आपको बता दूंगा। 3 से 4 वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। ये बुक आप देख सकते हो। तो IAS सृष्टि जयंत देशमुख की बुक बहुत ज़बरदस्त बुक है, जिससे मैंने कुछ मैन चीज़ें निकाल ली हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा सही से, ठीक है ना। और किताब लेना चाहें किताब ले लें। और ये सारा श्रेय इन मैम को है, ठीक है ना। और भी बेहतरीन चीज़ें अब ये देख लेना कि ये जो सब मैंने बताया है एक IAS ऑफिसर की लिखी हुई चीज़ें हैं। बस मैंने ये है कि अपने PCS से जोड़ दिया है। उन्होंने IAS के बारे में बोला था, मैंने PCS के लिए जोड़ा है। आगे जब मैं बताऊंगा कुछ क्वेश्चन जो उठाए हैं, मैंने अपने PCS से उठाए हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, आपके लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की होंगी और जितनी बेहतरीन कंटेंट की ज़रूरत होंगी, मैं और विकास जी दोनों मिलकर के बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़ें, ठीक है ना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए।